अपनाता रहा है। इस बार आम के सीजन में भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। दुनिया के अलग अलग देशों से संबंधों की मिठास बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान अपने देश में पैदा हुए आम भेज रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान के इस तोहफे को लेने से ही इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ठुकराए पाकिस्तान के आम। चीन ने लौटाया पाकिस्तान के आमों का तोहफा। फ्रांस को भी रास नहीं आया पाकिस्तानी आमों का स्वाद। पाकिस्तान के आम जीरो दाम। ये आम का मौसम है, बड़ा खास मौसम है, इतना खास कि आम की मिठास जहन में बस जाती है। किस्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, आम के स्वाद की वैरायटी और सुगंध किसी को भी लुभा सकती है। दहशतगर्दी को पालने और पोसने वाला पाकिस्तान इस दौरान एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। पहले ही आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है और अब चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी को जोर का झटका दिया है। इन देशों के अलावा कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले चौसा आम की पेटियों को लौटा दिया है। इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान अपने आमों की मिठास के सहारे दूसरे देशों के साथ संबंधों की मिठास, वहाँ पर जो आम का तोहफा भेजा था उनका वापस कर देना पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है। और ये जो वजह बताई गई है वो तो यही है जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है और फिर वहाँ पर क्वारंटाइन के जो पूरे हैं जो एहतियात बरतनी चाहिए वो शायद नहीं बरती गई है, या फिर वहाँ से आम का जो इम्पोर्ट है क्योंकि उसमें सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो पूरे तरीका जो अपनाना चाहिए वो शायद नहीं अपनाया गया है, तो इसीलिए भेजा गया है, वापस भेजा गया है। दरअसल पाकिस्तान के जिन आमों को लेने से दूसरे देशों ने मना किया है उन्हें चौसा आम कहा जाता है। पाकिस्तान में इन आमों की न सिर्फ अच्छी पैदावार होती है बल्कि इन आमों को पाकिस्तान के पसंदीदा आमों में भी शुमार किया जाता है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों को ये आम तोहफे में भेजे गए थे, लेकिन न तो अमेरिका ने यह तोहफा कबूल किया और न ही चीन ने। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका और चीन समेत 32 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया। भले ही अमेरिका और चीन समेत दूसरे देशों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर आमों को वापस किया गया है, पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी से चीन का खासा जुड़ाव रहा है। 1960 के दशक में जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री मियां अरशद हुसैन ने माओ त्से तुंग को आम उपहार में दिए थे, तब दोनों देशों ने आम के फलों के टोकरों के आदान प्रदान पर अपने संबंधों को, पाकिस्तान की जो ये मैंगो डिप्लोमेसी को अमेरिका और चीन ने रिजेक्ट कर दिया है, वापस कर दिया है, और इनके साथ कुछ और भी देश हैं, तो उसके पीछे की जो लॉजिक है उस लॉजिक को हमें समझना होगा। ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की इस आम वाली डिप्लोमेसी की चर्चाएं इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि जिन देशों को पाकिस्तान ने अपने मशहूर चौसा आमों की पेटियां भेजी उनमें से ज्यादातर देशों को पाकिस्तान का यह कदम रास नहीं आया।
पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की ओर से 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को चौसा आम भेजे गए थे। आमों की पेटी को ईरान, खाड़ी देशों, तुर्की, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और रूस भेजा गया था, लेकिन चीन, अमेरिका, कनाडा, नेपाल, मिस्र और श्रीलंका ने पाकिस्तान के उपहार को कबूल करने से इनकार कर दिया। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान ने जिन देशों को आम की पेटियां भेजी थी, उनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम भी शामिल था, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भी पाकिस्तान के आमों को लेकर कोई प्रतिक्रिया। दुनिया में तो ये बिल्कुल पाकिस्तान एक हंसी का पात्र बन गया है और उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। तो उसे उसकी फॉरेन पॉलिसी की, उसकी विदेश नीति की और उसके काम करने के ढंग पर ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा देता है। दरअसल आम की पैदावार के मामले में पाकिस्तान दुनिया भर में 6 नंबर पर आता है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 15 लाख टन से ज्यादा आम होता है, लेकिन जिस चौसा आम को अमेरिका और चीन समेत दूसरे देशों ने लौटाया है, उसका उत्पादन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अब पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कहीं आमों का यह बेहिसाब उत्पादन उसके लिए सिरदर्द न बन जाए, क्योंकि पहले ही कई देश क्वारंटीन नियमों का हवाला देकर पाकिस्तान के आमों को लेने से इनकार कर चुके हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा सच, प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। G7 देशों की बैठक के दूसरे दिन भी पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई। पीएम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में पेरिस समझौते के तहत काम जारी होने का दावा किया। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद से पैदा हुई खतरों से रक्षा के लिए G7 का सहयोगी है। सम्मेलन में मोदी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से सुरक्षित साइबर क्षेत्र मुहैया करवाने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेताओं ने खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की और क्षेत्र में भागीदारों के साथ सहयोग करने का संकल्प भी लिया। मुंबई के मलाड से ही एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मलाड इलाके में एक मकान पर छापा मारकर वहां एक ऐसी बेकरी को पकड़ा जहां से मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने का शक है। एनसीबी के दावे के मुताबिक इस बेकरी में बनने वाले केक और पेस्ट्री में ड्रग्स छिपाकर सप्लाई की जाती थी। मुंबई के मलाड का सबसे महंगा केक
महंगे केक का खुला राज। मुंबई के ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो केक नजर आ रहा है, ये किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है, बल्कि मुंबई की अनगिनत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इन दिनों इस केक की हाई डिमांड है। और इस केक को मलाड के इलाके के इस बिल्डिंग में एक फ्लैट में तैयार करके पूरी मुंबई में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन बीती रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी इस केक की गंध को सूंघते सूंघते जब इस बिल्डिंग तक पहुंची, तो जो सच सामने आया उसे सुनकर पूरी मुंबई चौंक उठी। इस केक में नशा मिला हुआ है, जिसका सुरूर इन दिनों मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी की पार्टियों में बुरी तरह छाया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ड्रग्स बेकरी का पर्दाफाश किया है। मैं जहां मौजूद हूं मलाड बेस्ट इलाके में, यहां पर इसी इमारत में, ये गोम्स अपार्टमेंट है, इसी इमारत के 10वें फ्लोर पर जो फ्लैट है, उसी फ्लैट से ये ड्रग्स बेकरी ऑपरेट हो रही थी। ड्रग्स बेकरी इसलिए नाम अहम है क्योंकि यहाँ पर जो भी केक या पेस्ट्री बनाई जा रही थी उसमें ड्रग मिलाया जा रहा था चोरी छिपे। एनसीबी को जब जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचती है। 12 जून यानी पिछली रात को एनसीबी की टीम ने यहाँ पर छापा मारा और इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री जो है वो बरामद की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 20 साल की लड़की शामिल है। सबसे अहम चीज ये कि जो 20 साल की लड़की गिरफ्तार की गई है वही इस ड्रग्स केक और ड्रग्स पेस्ट्री बनाने का काम करती थी। मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद गोमेज बिल्डिंग में बैक द बेकरी नाम की इस बेकरी में ड्रग्स केक, ड्रग्स पेस्ट्री बनाकर हाई प्रोफाइल पार्टी, हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई की जा रही थी। इस सिलसिले में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्लैट में बेकरी टाइप सिस्टम रन हो रहा था और ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एडवर्टाइजिंग हो रही थी। पॉट ब्राउनी जिसे कहते हैं, जिसमें कैनबिस, मैरिजुआना मिश्रित केक बेकरी आइटम्स बनती है। तो वहाँ पर सर्च किया गया। उसके बाद में तकरीबन 1 किलो की सामग्री वगैरह सीज की गई वहाँ पर और 3 व्यक्तियों को भी इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से एक महिला है। जानकारी के मुताबिक यहाँ केक और पेस्ट्री में रखकर अधिकारियों ने मौके से 160 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। खबर मिली थी इस बेकरी से मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये ड्रग्स कई मशहूर लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। पता ये भी चला है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच इस बेकरी से ऑनलाइन ऑर्डर होने वाले केक, पेस्ट्री की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पॉट ब्राउनी एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो एम्स्टर्डम, यूएस ऐसे कंट्रीज में काफी प्रचलित है। भारत में इसका फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सपोज्ड मोडस ऑपरेंडी। पिछले साल से ये एक्टिव थे काम करने में और काफी कंप्लेंट्स भी आ रही थी लोगों की कि ये प्रचलित काम चल रहा है आजू बाजू के इलाकों में और उनके क्लाइंटल के भी लिस्ट मिले हैं, तो कार्रवाई करेंगे अभी हम। नेट का भी इन्होंने संशोधन करने के बाद में बनाना सीखा था इन्होंने और बाकी के भी इनका एक क्लोज नेटवर्क ग्रुप है जिनसे ये लोग प्रेरित होकर ये काम करते हैं। बेकरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और एनसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बेकरी से अब तक किन किन लोगों को केक और पेस्ट्री ड्रग्स के बहाने सप्लाई होती थी। जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी है, उसको देखते हुए, उससे बचने के लिए ड्रग्स कारोबारियों की तरफ से यह हथकंडा अपनाया गया था, लेकिन उसे भी एनसीबी ने बस्ट कर दिया है। दूसरी अहम चीज ये कि जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो अहम है कि ड्रग तस्कर लगातार एनसीबी से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस इमारत में कार्रवाई की गई है, उसने साफ तौर पर कहा कि ड्रग्स कारोबारी बच के किसी भी तरह से जो है इस तरह से ड्रग की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं।
चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि बेकरी आइटम्स में कितनी मात्रा में ड्रग्स समेत अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाना है, इसको 20 साल की एक लड़की तय करती थी। लड़की ने इंटरनेट के जरिए केक बनाना सीखा और फिर बेकरी के जरिए ड्रग्स सप्लाई करके धंधे में उतर गई। एनसीबी ने उस लड़की के अलावा उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से एनसीबी लगातार मुंबई में ड्रग्स के सिलसिले में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गहराइयों की पड़ताल की। फिलहाल एनसीबी ने पकड़े गए तीनों लोगों की पहचान तो कर ली है। शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि ड्रग्स सप्लाई के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी तफ्तीश का एक हिस्सा पूरा हुआ है। अब एनसीबी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन तीनों ने मिलकर अभी तक अपनी सप्लाई चेन को कहां-कहां तक पहुंचाया है और इनके ग्राहकों के लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापेमारी कर 61 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि ये सभी लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर वहां पार्टी कर रहे थे। इन लोगों में कई लड़कियां भी शामिल हैं। वीकेंड कर्फ्यू के समय फार्म हाउस में पार्टी की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और सभी लोगों को हिरासत में लिया। बताया गया कि पकड़े गए ज्यादातर लोग बुलंदशहर और दिल्ली के हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन सभी पर पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रेड की गई, उसमें 61 लोग वहाँ पे 61 लोग वहाँ मिले, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जो लोग वहाँ मेन ऑर्गेनाइजर थे, जिनके द्वारा ये फार्म हाउस रेंट पे दिया गया था। और बाकी जो उसके जो मालिक है फार्म हाउस के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। दोनों एब्सकॉन्डर हैं, अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई हुई है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में